नमस्कार, एक बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश सिंह। आप डीजी रह चुके हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश और आसाम के। बहुत-बहुत स्वागत है प्रकाश सिंह जी आपका इस चर्चा जी, में। नमस्कार। तो शुरू करना चाहूँगी प्रकाश सिंह जी, आपका एक बेहतरीन करियर रहा है। आप एक टॉप पोज़ीशन पर रहे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, साथ ही आसाम में, एक ऐसा उत्तर-पूर्व का इलाका जो बेहद चुनौतीपूर्ण है, और आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसके डीजी रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर हम बात करें इस कार्यक्रम में, अगर हम फ़ोकस करें हमारे बॉर्डर पर, हमारी सीमा पर, तो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो करीब 4096 किलोमीटर लंबा है। इतने बड़े बॉर्डर को लेकर तमाम तरह की समस्याएँ पैदा हुई होंगी 1971 से लेके और उससे पहले से भी, जब भारत आज़ाद हुआ। तो कितना, अगर हम इस पूरे समय को देखें, तो कितना चुनौतीपूर्ण है, और हमेशा ये हम भारत के लिए समस्याएँ पैदा होती रही हैं इस बॉर्डर पर, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी बड़ी है, इसकी लंबाई इतनी बड़ी है, 4096 किलोमीटर। कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये बॉर्डर भारत के लिए, प्रकाश सिंह जी? देखिए, ये भारत-बांग्लादेश की सीमा बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए प्रेज़ेंट करता है और उसका मुख्य कारण ये है कि ये जो पूरा एक तरफ से कई राज्यों से घिरा हुआ है। जी, या यूँ कहिए कि इसकी सीमाएँ कई हमारे भारत के कई राज्यों से मिलती हैं। वेस्ट बंगाल से मिलती हैं, करीब जी, 2216 किलोमीटर हैं। असम से मिलती हैं 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मिज़ोरम से 318 किलोमीटर। इस तरह कुल मिला के 4096.7 किलोमीटर लंबी ये सीमा है और कई राज्यों से मिलती है और हर राज्य से अलग-अलग कुछ न कुछ समस्याएँ हमें झेलनी पड़ती हैं। फिर इसका टेरेन जो है मतलब कोई ऐसा नहीं कि समतल ज़मीन जैसा है, जंगल है, थोड़े बहुत पहाड़ भी हैं और नदियाँ हैं, मतलब लैंड बॉर्डर है, रिवराइन बॉर्डर है, प्लेन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, मतलब एक एक सा नहीं है, हर क्षेत्र में इसका भूगोल अलग-अलग है। तो फिर और दोनों तरफ आबादी, घनी आबादी है, सीमा के दोनों तरफ और कल्टीवेशन जो है, खेती जो है, वो एकदम सीमा से लगी हुई तक सीमा है। तो कल्टीवेशन से जब लगी हुई सीमा है और वहाँ तक खेती होती है, आबादी दोनों तरफ के गाँव एकदम सटे हुए हैं और कहीं-कहीं तो त्रिपुरा में मैंने ऐसा देखा है कि घर के बीच से मतलब आँगन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जा रही है। आधा घर भारत में है और आधा घर त्रिपुरा मतलब आधा घर भारत में त्रिपुरा में है और आधा घर बांग्लादेश में है। तो ये सीमा जी, बड़ी मतलब देखिए ये जो सीमा ईस्ट पाकिस्तान की खींची गई है, वेस्ट पाकिस्तान की खींची गई, ये अंग्रेज़ ऐसा बेहुदा सीमा खींच के गए हैं और जल्दीबाज़ी में सीमा खींच के चले गए हैं और हम क्या कहें, हमारे नेताओं ने भी उस सीमा को जैसे-तैसे स्वीकार कर लिया, कुछ आज़ादी हुँ, मिलने की जल्दी थी। पर उस मतलब वेरी इर्रेशनल, इलॉजिकल दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों थे। और उसकी जी, वजह से मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है, हमारी सीमा सुरक्षा बल है, उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। देखिए, जब सीमा ऐसी होती है, वेल डिफाइंड होती है कि ये पहाड़ हुँ, है, इस पहाड़ के उधर आपका है इलाका, इधर हमारा है या रिवराइन इलाका हो, कोई हुँ, ज्योग्राफिकल फीचर ऐसा हो जिसको लेकर सीमा खींची जाए, तब तो आसान हो जाता है सीमावर्ती जो हमारी सीमा सुरक्षा बल हैं। परंतु आप एकदम बस नक्शे में थ्योरेटिकल आपने नक्शे में लाइन खींच दी, ये नहीं देखा कि वहाँ पे गाँव किधर है, आबादी किधर है, नदी किधर है, नाले किधर हैं, पहाड़ किधर है, कुछ नहीं देखा बस वो तो एक कमरे में बैठ के उन्होंने सीमा खींच दी। महाशय लोगों ने ब्रिटिशर्स जो भेजे गए और उसको हमारे नेताओं ने स्वीकार कर लिया। उसका नतीजा तो हम भुगत रहे हैं, देश भुगत रहा है और रोज़ाना के काम देखिए तो सीमा सुरक्षा बल भुगत रहा है। तो इससे चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और चुनौतियों में मतलब तरह-तरह की चुनौतियाँ हैं। तो जो लोग किसी कारण से रिलीजियस परसिक्यूशन हो या आर्थिक कारण हो, अपना वहाँ से माइग्रेशन करते हैं। उसमें हर तरह के लोग हैं। माइग्रेशन की समस्या अगर जो मतलब बांग्लादेशी माइग्रेशन तो ये इलीगल माइग्रेशन जो है, ये एक बड़ी पुरानी समस्या है। देखिए, अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखें तो 1931 में सेंसस के जो सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ तो होर्ड्स ऑफ मुस्लिम्स जो है वो मतलब ईस्ट पाकिस्तान से मतलब नहीं ईस्ट मतलब जो अब बाद में ईस्ट पाकिस्तान बन गया,
वहाँ से और ख़ास तौर से मेमन सिंह क्षेत्र से उन्होंने उल्लेख किया है, मतलब इधर बंगाल की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि इधर जी, ज़मीन ज़्यादा है, उपजाऊ है और आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है। एक एक 31 में मेंशन किया गया। फिर जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो फिर बहुत से हिंदू हिंदू उधर से माइग्रेट कर गए, इधर आ गए कि भाई वो बांग्लादेश तो जी। ईस्ट पाकिस्तान बन गया, वहाँ से यहाँ चले आओ। उसके बाद हुँ, पर कुछ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में कुछ मतलब हुकूमत ऐसी रही पाकिस्तान की कि मतलब उन्होंने मुसलमानों का भी उत्पीड़न किया, हिंदुओं का भी उत्पीड़न किया, हर माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न किया। तो फिर हिंदू, मुसलमान, सिख हर तरह के लोग वहाँ से माइग्रेट करते रहे पार्टीशन के बाद भी। और ख़ास तौर से जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ 71 में, तो मतलब उस समय तो मतलब आबादी की आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ आके ट्रांसफ़र हो गई थी, क्योंकि मिलिट्री रिजीम जो थी वो पूरी तरह से एक तरह से सब पे एक अत्याचार और नरसंहार हो रहा था। इस तरह घुसपैठ की समस्या बहुत पुरानी है। घुसपैठ की समस्या है, फिर ये मतलब नाजायज़ सामान, इलीगल ट्रेड है, स्मगलिंग है, हथियार का लेना आना-जाना। ईस्ट पाकिस्तान में देखिए, जब तक ईस्ट पाकिस्तान तक था तब तक तो जितने हमारे आतंकवादी संगठन हैं ईस्ट पाकिस्तान में जाके शरण लेते थे और वहाँ से फिर अपना वहाँ से हथियार खरीद कर या गिफ्ट गिफ्ट में मिल जाता था, उसको लेकर आते थे और अपने-अपने क्षेत्र में, नागालैंड में, मणिपुर में या मिज़ोरम में जहाँ हुआ वहाँ वो आतंकी घटनाएँ करते थे। तो इस तरह से समस्याएँ बहुत ही विकट समस्या है, घुसपैठ की समस्या है, व्यापार की समस्या है, आतंकवादी संगठनों को के कारगुज़ारी की समस्या है, समस्या ही समस्या है समझ लीजिए कि बांग्लादेश बॉर्डर से। अब ये समस्याओं का समाधान अब सीमा सुरक्षा बल है, जैसे जितना हो सकता है हम लोग करते हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक स्तर पे जिनको सॉल्व करना था। बड़ी अच्छी बात थी कि शेख हसीना सरकार से अपने सरकार भारत सरकार के संबंध अच्छे थे, तो कई जो एन्क्लेव्स का मामला था, कुछ और समस्याएँ थी, वो काफ़ी का समाधान हो गया था। परंतु अब बांग्लादेश में जो वर्तमान में जो हालात बन रहे हैं, सीमा पे फिर एक तनाव है और तरह-तरह के लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं। जी। तो इल्लीगल इमिग्रेशन जो सबसे बड़ी समस्या है जी। भारत-बांग्लादेश बॉर्डर में, वहाँ पर अ, बीएसएफ के जो जवान हैं, उनको तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, उनको जोखिम भी रहता होगा, पोरस बॉर्डर है, जिस तरह आपने बोला रिवराइन है, टोपोग्राफ़ी ऐसी है, ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सटा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट बंगाल से सटा है। तो जो इस तरह की वहाँ पर अगर इल्लीगल ट्रेड की बात करें या अगर हम जिस तरह आपने कहा कि शेख हसीना जब रही, तो एक तरह से कोऑपरेशन था, सहयोग था। लेकिन जब-जब वहाँ देखा है हमने कि अवामी लीग की सरकार नहीं रहती, जब बीएनपी आती है या फिर जब मिलिट्री का शासन होता है, तो तब असहयोग रहता है और तब हमारे लिए वो फेंसिंग भी नहीं करने देते। क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए जब ये घुसपैठ की समस्या बहुत बढ़ती रही, असल में फेंसिंग का इतिहास थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा। फेंसिंग सबसे पहले जी। पंजाब की सीमा पे लगी थी। उस समय मैं इंस्पेक्टर हुँ, जनरल बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर था और उस समय ये था कि खालिस्तान को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से सिख आतंकवादी थे, उनका समर्थन कर रहा था और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी पाकिस्तान में जो पंजाब में आतंकवाद का दमन करने की। उस समय मैंने ये देखा कि अब एक-एक इंच पे तो सीमा सुरक्षा बल के कर्मी रह नहीं सकते और हम कितनी भी चौकसी बरतें, कहीं न कहीं से वो घुस आते थे। उस समय मैंने एक फेंसिंग की योजना बनाई पंजाब के लिए और वो योजना वहाँ बहुत सफल हुई और आतंकवाद पे काबू पाने में फेंसिंग का लगना, फ्लड लाइटिंग का होना, ऑब्जर्वेशन टावर्स का बनना, इस इन सब की बड़ी अहम भूमिका रही। और जिसको कि आतंकवाद की जो भाषा में कहा जाता है कि पंजाब के आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से जो ऑक्सीजन मिल रही थी, वो सप्लाई कट ऑफ हो गई। वो जो सप्लाई हमने जब कट ऑफ कर दी कि अब आप न तो सीमा पार कर सकते हैं, ना सीमा पार कर ले गए तो वापस आ सकते हैं। जब स्थिति ऐसी हो गई, तब आतंकवाद की लौ जो थी, आग आग जो थी, वो धीरे-धीरे अपने आप धीमी पड़ती गई और खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद जब लोगों ने देखा कि पंजाब में एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है, तो फिर राजस्थान फ्रंटियर पे भी, गुजरात फ्रंटियर पे भी, कश्मीर फ्रंटियर पे, फिर बांग्लादेश फ्रंटियर पे, हर जगह फेंसिंग लगने लगी। अब फेंसिंग का बहुत फ़ायदा है, पर फेंसिंग जो बांग्लादेश की सीमा से लगाने में बहुत समस्याएँ आई हैं, क्योंकि देखिए फेंसिंग के लिए आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन आपको पहले आप लैंड एक्वायर करना पड़ेगा और
पंजाब वगैरह में लैंड एक्वायर करने में दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे समतल ज़मीन है दोनों तरफ से। यहाँ तो हुँ। कल्टीवेशन एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर तक है। मैंने बताया आधे घर हिंदुस्तान में और आधा बांग्लादेश में, ऐसे भी नमूने हैं। तो अब फेंसिंग जब खड़ी करनी हुआ तो बहुत जगह से लैंड एक्वायर करना हुआ, और कुछ राज्य सरकारों का तो सहयोग था, कुछ राज्य सरकारों का सहयोग नहीं था, और जहाँ सहयोग नहीं था वहाँ पे फेंसिंग लगाने में दिक्कत भारत सरकार को बहुत हुई है। और अभी भी, अब मैं एकदम मेरे पास फिगर्स तो नहीं है, पर आज की तारीख में भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की लैंड एक्वायर न हो सकने के कारण फेंसिंग नहीं खड़ी हो पाई है, और वो क्षेत्र आज भी खुले हैं और पोरस बने हुए हैं। जी, तो सर मैंने ये पढ़ा है कि बांग्लादेश की तरफ से ऑब्जेक्शन होता रहा कि हमारी सिक्योरिटी के को लेके या जो भी वजह रही हो, अब भी ऐसी देखिए, खबरें आई हैं हाल ही में कि बांग्लादेश की तरफ से ऑब्जेक्शन आया कि नहीं आप फेंसिंग नहीं कर सकते, फिर ये बात हो रही है कि दोनों तरफ से मीटिंग होगी। क्योंकि जब-जब शेख हसीना या अवामी लीग की सरकार नहीं होती, तब तक वहाँ से कोऑपरेशन नहीं होता। ऑब्जेक्ट करने लग जाते हैं वहाँ के बॉर्डर फेंस गार्ड्स जो हैं। फेंसिंग फेंसिंग का ऐतराज़ इसलिए करते हैं कि अगर फेंसिंग हो जाती है तो फिर घुसपैठियों को दिक्कत होने लगती है। और हुँ, बांग्लादेश में तो एक औपचारिक रूप से तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया है, पर उनकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और उनके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स एक लेबनसराम की थ्योरी है उसको सपोर्ट करते हैं। हुँ, लेबनसराम के मतलब है कि जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ से आबादी अपने आप एक नेचुरल फ्लो होगा कम आबादी वाले क्षेत्रों की ओर। तो दे इनकरेज लेबनसराम कि हमारी आबादी में घनत्व ज़्यादा है, यहाँ से आबादी हिंदुस्तान की तरफ जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, इट हैज़ टू बी इनकरेज्ड, इट हैज़ टू बी सपोर्टेड। ये उनकी थ्योरी है। अब सरकार तो नहीं कहती, पर उनका जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये इस बात को खुलेआम समर्थन करता है। तो अगर फेंसिंग खड़ी हो जाएगी तो आपका इधर आवागमन बंद हो जाएगा, मतलब हिंदुस्तान की तरफ आने जाने में रुकावट होने लगेगी, और वो तो चाहते हैं कि हमारी जितनी आबादी भारत जा सकती है चली जाए, इसलिए वो फेंसिंग में आपत्ति करते हैं। इसके अलावा जो जो इलीगल ट्रेड करते हैं, कैटल स्मगलिंग करते हैं, कुछ और इधर उधर का सामान जो स्मगलिंग करके बेचते हैं, उनके काम में दिक्कत होती है। तो ये इनको भी दिक्कत है, तो सभी को दिक्कत होती है। परेशानी केवल भारत को है, क्योंकि उधर से नाजायज़ सामान, नाजायज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको हमारे फेंसिंग से हम रोकते हैं, और वो चाहते हैं कि वो सब ना रुके, हमारा ये सब चलता रहे, धंधे चलते रहें। इसलिए वो फेंसिंग के लिए आपत्ति करते हैं। जी, 2016 में भी जिस तरह कहा गया था राज्यसभा में उस समय किरण रिजिजू एमओएस होम थे और उन्होंने कहा था कि करीब 2 करोड़ हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में हो सकते हैं। देखिए, तो जो इसके इस इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी समस्या कितनी बड़ी है भारत में? और क्योंकि दिल्ली तक हम देख रहे हैं 1998 में अगर हम रिपोर्ट उठा के देखें तो डेटा आते हैं, फिर 2003 के आते हैं। तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स दिल्ली तक आ चुके हैं, ऐसे तो हमारे पास लगातार खबरें रही हैं। अब ये कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर और तमाम तरह की क्योंकि कुछ ऐसे रिसर्च रिपोर्ट भी बताती हैं कि अगर एक पकड़ में आता है, तो 4 गायब हो जाते हैं। तो यानी कि अगर हमको लग रहा है कि 2 करोड़ हो सकते हैं, तो वो भी 2016 की हम बात कर रहे हैं। देखिए और तो अगर हम अब हम 24 में हैं। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं बांग्लादेशी, इसके हुँ, बारे में अलग-अलग समय पे अलग-अलग बयान दिए गए हैं। भारत सरकार ने कुछ हुँ, को बयान दिए थे जिस पे वो फिर बाद में मुकर गए। इसमें जो सबसे ऑथेंटिक फिगर हमको मिली, देखिए, कारगिल के बाद 4 टास्क फोर्स बनाए गए थे। उसमें एक जी। टास्क फोर्स था माधव गोडबोले के नेतृत्व में, वो बॉर्डर की समस्याओं से डील करने के लिए था। माधव गोडबो हुँ, मैं समझता हूँ चारों टास्क फोर्स ने जो अपनी-अपनी रिपोर्ट दी, सबसे अच्छी हुँ, रिपोर्ट माधव गोडबोले की है, वो बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में है। पर वो उन्होंने माधव गोडबोले बड़े सत्यनिष्ठ अधिकारी थे, केवल सच्ची बात लिखते थे और बोलते थे। आईएएस अफ़सर थे, यूनियन होम सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इतना इतना सच्चा खुलासा किया है कि वो रिपोर्ट भारत सरकार के गले के नीचे नहीं उतर पाई, और उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट को दबा दिया, और रिपोर्ट को आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं पब्लिश की गई है। पर मैं उस समय नौकरी में था, तो मुझे कुछ आइडिया था कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। उस रिपोर्ट में कुछ मोटी-मोटी बातें मुझको बता दी गई थी उस समय भी, और मुझे अभी अच्छी तरह याद है। 2000 ईस्वी में माधव गोडबोले ने अपना असेसमेंट दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि कुल करीब 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़
बांग्लादेशी भारत में हैं और उन्होंने प्रदेशवार उसका आकलन किया था कि इतने यहाँ पे हैं, इतने यहाँ पे हैं, तो 1.5 करोड़। पर ये आकलन हुआ था 2000 ईस्वी में। अब 2024 में ये आंकड़े मैं समझता हूँ कि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी किया जाए, ये 1.5 करोड़ नहीं, कम से कम 3 करोड़ के आसपास तो होंगे ज़रूर बांग्लादेशी। ये समस्या तो बार उसके 2000 के बाद भी चलती ही रही। और माधव गोडबोले ने अपनी रिपोर्ट में जो इतनी डैमेजिंग रिपोर्ट है, उन्होंने कहा था कि देयर हैज़ बीन एन ऑल राउंड फेल्योर। ऑल राउंड फेल्योर मतलब कि हर पार्टी ने इस समस्या को देखा, समझा और इससे होने वाले खतरे के प्रति भी वो चौकन्ने हुए, पर प्रभावी कदम किसी ने नहीं उठाया। क्या यूपीए की सरकार हो, क्या एनडीए की सरकार हो, किसी ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए। ये गोडबोले साहब ने अपने कंक्लूजन्स में लिखा है। अब इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एसके सिन्हा साहब जब गवर्नर थे आसाम के 1998 में, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। वो रिपोर्ट भी बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। उनका था कि जिस तरह से ये माइग्रेशन हो रहा है, इसके भविष्य में बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं और हो सकता है कि बांग्लादेश किसी समय ये कहे कि साहब ये सारे क्षेत्र तो यहाँ बांग्लादेशी मेजॉरिटी है, आपके कहने को हिंदुस्तान में है, ये सारा क्षेत्र भी हमको दे दीजिए। मतलब ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड हो सकती है। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी 1998 में। तो इसके सिन्हा साहब की रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में है, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है उन्होंने जो लिखी थी, पर ये सब का कोई असर नहीं पड़ा। परंतु इससे होने वाले खतरे क्या हैं? देखिए कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा था कि ये जो बांग्लादेशियों का इमिग्रेशन हुआ, इससे जो समस्याएँ हैं, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से, हर दृष्टि से एक चेतावनी हमें देते हैं। सामाजिक दृष्टि हुँ। से ये है कि आपकी डेमोग्राफी एक तो एकदम बदल रही है। डेमोग्राफी बदल रही है और जो क्षेत्र हिंदू बाहुल्य हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य होते जा रहे हैं। तो हुँ। एक स्टेज ये आया कि बंगाल में लोगों ने कंस्टिट्यूएंसीज़ का आकलन दिया था कि इतनी कंस्टिट्यूएंसीज़ इतनी हैं, मैं संख्या इस समय नहीं बता सकता, जहाँ पे कि उन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ में बांग्लादेशी ही ये तय करेंगे कि कौन-सा प्रतिनिधि इलेक्ट होकर जाए। क्योंकि उनकी संख्या इतनी है कि वो जिधर वोट देंगे, उधर ही पलड़ा भारी हो जाएगा और वो आदमी एमएलए इलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बंगाल की स्थिति ये हो गई। डेमोग्राफिक जो चेंजेस आए, फिर आर्थिक समस्या ये हुई कि आप अब 2 करोड़ आदमी, 3 करोड़ आदमी आपके यहाँ अगर बाहरी देश से आ जाते हैं, आखिर वो भी तो खाना खाएँगे, उनको भी तो जीविकापार्जन करना है। एक बड़ी भारी आर्थिक समस्या आ गई आपके सामने, इन लोगों को अब कहीं अब्ज़ॉर्ब भी करना है। तीसरी बड़ी समस्या आई वो सांप्रदायिक। ये लोग जहाँ-जहाँ गए वो उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना ली, अपनी मेजॉरिटी बना ली, वो सब तो है। उसके अलावा फिर अब वो शुरू में तो जब तक उन्हें अपनी जीविकापार्जन के लिए संघर्ष करना था, तब तक तो संघर्ष करते रहे। पर जब एक बार पेट भर गया, ज़मीन पे अपनी कब्ज़ा हो गया, फर्जी आधार कार्ड बन गया, फर्जी राशन कार्ड बन गया, अब इंडिया के सिटीज़न कहलाने का एक हक हो गया। वो हक भले बहुत ठोस प्रमाण पे ना हो, पर एक हक फिर भी बन गया। अब उसके बाद फिर वो आँख दिखाने लगे और सांप्रदायिक समस्याएँ खड़ी करने लगे। तो सांप्रदायिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये एक देश के लिए एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एक मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इसे नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम व्हिच नीड्स टू बी टैकल्ड। पर ये सारी रिपोर्टें, मतलब क्या जनरल सिन्हा की रिपोर्ट है, क्या गोडबोले की रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्टें भारत सरकार के सामने थी, पर कोई भी सरकार इस पे प्रभावी कदम नहीं उठा पाई। तो ये एक बहुत बड़ी इससे एक समस्या है देश के लिए। देखिए अमेरिका में मेक्सिको से इमिग्रेंट्स आते हैं, वो भी एक बड़ी भारी जी। समस्या है। जब बांग्लादेश जैसे बांग्लादेशियों की हमारी, वैसे मेक्सिको लैटिन अमेरिकन्स जो आ रहे हैं मेक्सिको, पर वो लोग केवल जीविकापार्जन के लिए आते हैं। उनको नौकरी मिल जाए, हाँ। उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। वो ना सांप्रदायिक समस्या खड़ी करते हैं, ना राजनैतिक समस्या करते हैं, ना सुरक्षा की दृष्टि से कोई समस्या है। बस वो तो ये है कि वो इतने आ गए और उसी में अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। पर जो बांग्लादेश से जो आ रहा है, ये हमारे लिए सामाजिक, आर्थिक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। प्रकाश सिंह जी, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में भी आप टॉप लेवल पर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा आसाम में आपने समय बिताया है डीजीपी के तौर पर। तो जब इनको आइडेंटिफ़ाई करना क्या बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं दिल्ली की बात करना चाहूँगी राजधानी जहाँ हम बैठे हैं। अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं, उनका ये कहना होता है कि हम कूच बिहार से हैं, हम मालदा से हैं। अम,
मेरी पढ़ाई बंगाली स्कूल में हुई है। मैंने बंगालियों को बात करते देखा है। उनका बंगाली जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और जो यहाँ पर सफाई का काम या फिर जो खाना बनाने का काम कर रही हैं, तो दिल उन पर एक तरह से वो उन पर ये जाता है कि क्या ये वाक़ई बंगाली हैं? क्या कूच बिहार, मालदा खाली हो गया है? क्योंकि सब एक ही जगह का नाम लेते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ झुग्गी बस्तियाँ बन गई हैं, फॉरेस्ट एरिया है। दिल्ली के बॉर्डर पे गुड़गाँव से सटा हुआ इलाका, दिल्ली का इलाका। वहाँ हम देखते हैं कि सरकारी ज़मीन पर झुग्गी बस्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में हो सकती हैं, वो इलाकों में भी हों। तो ऐसे में दिल्ली के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं? क्योंकि 98 से हम देखें तो एक नंबर मैं देख रही थी, एक रिपोर्ट थी कि 3 लाख हो सकते हैं, 2003 में था कि 6 लाख हो सकते हैं। तो दिल्ली के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, राजधानी दिल्ली है, बहुत बड़ी इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि झुग्गी बस्तियाँ फैली हुई हैं और यहाँ पर शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में उनको लेके एस्टिमेट आते रहे हैं। दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इल्लीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए? देखिए, जब हम अपने केवल राजधानी की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ये मायोपिक बड़ा सीमित दृष्टिकोण है। हमें तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात सोचनी चाहिए और ये समस्या मतलब असम में है, बंगाल में है, त्रिपुरा में है, मिज़ोरम में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में शायद ही कोई उत्तर भारत का प्रदेश होगा जहाँ ये बांग्लादेशियों की घुसपैठ से समस्या नहीं खड़ी हो गई है। पर फिर भी आप केवल दिल्ली तक ही अगर केंद्र रखना चाहते हैं, तो फिर देखिए दिल्ली तो ऐसे ही ओवर क्राउडेड सिटी है। ओवर क्राउडेड सिटी है, इसमें एक अर्बन एक मेजर अर्बन कंग्लोमरेशन है और यहाँ मतलब मेजर अर्बन कंग्लोमरेशन में जो समस्याएँ होती हैं, वो सारी समस्याएँ हैं। वो समस्याएँ इनके रहने से और एग्ज़ैजरेट हो रही हैं। मतलब एग्ज़ैजरेट हो रही हैं इसलिए कि मतलब इन्होंने झुग्गियाँ बना ली हैं, बस्ती बना ली हैं, अवैध निर्माण कर लिए हैं। अब वो 10 साल से रह रहे हैं और उसको जब हटाया जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि सरकार सांप्रदायिक कारणों से उनको हटा रही। किसी को भी हटाइए तो वो कोई ना कोई बात करता है, ये हमारा कोई पट्टा दिखा देगा, कोई कहेगा मंदिर है, मंदिर इतना साल पुराना है, कोई कहेगा मस्जिद है और फलाने का ना हर कहीं से अवैध निर्माण तो है दिल्ली में क्या हिंदुस्तान भर में एक बड़ा आम बात हो गई है। तो कहीं अवैध निर्माण हटाना हो, किसी एरिया को क्लियर करना हो तब समस्या आएगी। फिर इसके अलावा देखिए ये लोग ऐसे हैं जब इनका पेट भर जाएगा, जब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर ये इनकी सोच बदल जाती है। जब तक ये संघर्ष करते रहते हैं आर्थिक नज़रिए से तब तक तो दूसरी है। जब तक आर्थिक दृष्टि से जब ये सुदृढ़ हो जाते हैं और इनको सारे फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह बन जाता है, फिर इनकी सोच बदल जाती है और ये लोग ऐसे ये वर्ग ऐसा है जिसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं, पर इनको जो आतंकवादी संगठन है, इनको वो टैप करते हैं। इनको टैप करते हैं, हुँ, इनको कन्वर्ट करते हैं, इनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, इनको ब्रेन वॉश करते हैं और फिर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रकार की विध्वंसक घटनाओं के घटित देने में। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा है या हो सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। अपराध की दृष्टि से हैं ही और सुरक्षा की दृष्टि से भी है। ये खतरा तो है दिल्ली के लिए और चूँकि सरकारें आँख मूंदे रहीं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब आँख मूंदे रही हैं, तो ये एक समस्या हमारे सामने मुँह बाए खड़ी है और इसका समाधान स्थायी समाधान ढूँढने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है। जी। तो अब जैसे आप असम में रहे हैं, तो असम में डुबरी डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, जो कि सटा हुआ है बांग्लादेश की सीमा से और ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट होंगे जब आईएमडीटी एक्ट था असम में 1983 से लेके 2005 तक। आप शायद 90s में वहाँ कुछ महीनों के लिए थे, तो आपने माहौल देखा होगा वहाँ का कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते आसाम के जो इंडिजिनियस लोग हैं, उन्होंने तमाम समस्याओं का सामना किया और इन्होंने क्या वहाँ पर समस्याएँ पैदा की और आपने डिटेल में सारी बातें बताई हैं। तो अगर आसाम पर हम फ़ोकस करें, तो क्या हम कुछ सीख सकते हैं वहाँ जो हुआ उससे? देखिए सीखना तो हमें पूरी जिस तरह से बांग्लादेशी अ, अवैध तरीके से इन्होंने इनके मूवमेंट हुए हैं, उससे हमें सीखना चाहिए और अब भी अगर हम जाग जाएँ, तो गनीमत होगी। मैंने तो इस समस्या से अपने ढंग से पंजाब की सीमा पे इससे निपटने की प्रयास किया था, जिसका किताब में हुँ, मैंने अपने उल्लेख कर दिया है, तो उसका ज़िक्र यहाँ पे नहीं करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ तो भारत सरकार को 20 या
50 बांग्लादेशी भेजने में दिक्कत होती है, हमने तो कई हज़ार बांग्लादेशियों को पाकिस्तान भेज दिया था, पंजाब की सीमा के आस-पास जो मंडरा रहे थे। तो इस समस्या का समाधान तो मतलब सरकार को लॉन्ग टर्म कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और ऐसे आमतौर पे जो कहा जाता है देखिए जब ऐसी समस्या बहुत गंभीर हो जाए तो 3 स्तर पे इन समस्याओं से निपटना चाहिए। एक तो जी, उसको कहते हैं अकोमोडेशन कंट्रोल, यानी जो लोग आ गए हैं उसमें से कुछ को तो आपको शायद अपनाना ही पड़ेगा, उनको आप वापस नहीं भेज सकते, कुछ कट ऑफ ईयर कर दीजिए, इस साल तक जो लोग आए हैं उनको हम ले लेंगे, बाकी को या तो फिर आप वर्क परमिट दीजिए कि आप 2 साल के लिए वर्क परमिट है, 2 साल तक आप काम करिए, उसके बाद वापस जाइए, उसके बाद आप यू आर एन इल्लीगल इमिग्रेंट एट दैट टाइम। तो अकोमोडेशन कंट्रोल, दूसरा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी में आपकी जो भी व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करिए ताकि जितना हो गया समस्या कम से कम उसके आगे और तो न बढ़ने पाए। और तीसरी बात है इंटरवेंशन से मतलब ये है कि बांग्लादेश में किन कारणों से लोग भारत आ रहे हैं, उन हुँ, कारणों का अध्ययन करिए और बांग्लादेश सरकार की मदद करिए कि उन कारणों का वो निदान कर सके। तो जैसे ये था बहुत दिनों तक तो ये समस्या थी, आर्थिक समस्या थी, मतलब बांग्लादेश में जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हिंदुस्तान में ज़्यादा थी। तो बहुत भारी संख्या में लोग मतलब हिंदू, मुसलमान सब इधर आए कि भई वहाँ पे कम से कम रोज़ी-रोटी तो मिल जाएगी, यहाँ रोज़ी-रोटी के लाले पड़ रहे हैं। पर इधर बांग्लादेश ने कुछ आर्थिक प्रगति की है और फिर आर्थिक कारणों से जो माइग्रेशन था वो अब बहुत कम हो गया है। क्योंकि बांग्लादेश का खुद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री और काफ़ी विकास हो गया था इन लोगों ने और इनकी जीडीपी भी की प्रगति भी अच्छी रही। तो पर ये है कि जो भी कारण हो अब उनका निदान बांग्लादेश सरकार से मिलकर आज की तारीख में करिए और उसमें बांग्लादेश सरकार का सहयोग ज़रूरी होगा। अब जैसे आज की तारीख में माइनॉरिटीज़ का मूवमेंट हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन हो रहा है, तो वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। अब या तो बांग्लादेश सरकार का सहयोग पर इसमें ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए। अब उसमें भारत सरकार और बांग्लादेश में सामंजस्य है कि नहीं, तालमेल है कि नहीं, वो एक अलग विषय है। पर यह है कि जब स्थिति सामान्य हो तब कुछ सामंजस्य बनाया जा सकता है, कुछ तालमेल स्थापित किया जा सकता है और मिल-जुल के कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएँ, कुछ ऐसी योजनाएँ बनाई जाएँ कि जो आदमी वहाँ से मूव करना चाहता हो, जिन कारणों से वो मूव कर रहा है, वो कारण ही जी। हट जाएँ। ये 3 स्तर पे इस समस्या का समाधान मतलब लॉन्ग टर्म ढूँढा जा सकता है। सर, मैं चलते-चलते एक छोटा-सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आस-पास जो देख रही हूँ, वो जो पैटर्न है आपसे समझना चाह रही हूँ और जो आपने बताया भी कि बहुत सारे हम ऐसे मामले ऐसे देखते हैं, अभी भी आया था कि जैसे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस वेरिफ़िकेशन नहीं कराते सर्वेंट रखने का। हमारे आस-पास भी बहुत सारे हैं, दिल्ली के पॉश इलाकों में भी ऐसे लोग हैं। तो अब अगर पुलिस वेरिफ़िकेशन नहीं हो रहा, हमारे पास बेसिक ही जानकारी नहीं है, तो वो कितनी समस्याएँ पोज़ कर सकती है, समस्याएँ इन बांग्लादेशी इल्लीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान में कि उनको बतौर नौकर, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए जो रख लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जिसमें पुलिस वेरिफ़िकेशन के बिना लोग आ रहे हैं सोसाइटीज़ में और लोग करा भी नहीं रहे हैं। भाई देखिए पुलिस वेरिफ़िकेशन तो पुलिस तो अपनी तरफ से सलाह दे सकती है। अब आप हाँ, वेरिफ़िकेशन करा लीजिए तो अच्छा है, नहीं वेरिफ़िकेशन कराइएगा तो उससे जो भी होने वाला खतरा है, वो हो सकता है। वैसे तो देखिए नौकर वर्ग में जो आपको झाड़ू-पोछा कर रही है या कोई आदमी मामूली घर गृहस्थी काम कर रहा है, वो बेचारा तो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरे ख़्याल में कुछ ऐसा भी हो गया है कि जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनमें उस वर्ग से अब नौकर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए भी बांग्लादेशियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, चलो वो आदमी कम से कम घर में काम तो कर देगी, दाई का काम और झाड़ू-पोछा का काम, खाना हुँ, बनाने का काम। तो अगर सत्यापन आप नहीं करा रहे हैं, तो जो सामान्य खतरे हैं, किसी को भी आप वेरिफ़िकेशन के बिना रखिए। उसमें केवल बांग्लादेशी ही क्यों कहें? वो हिंदू भी हो सकता है, कोई किसी और वर्ग का भी हो सकता है। उसको जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं, वो किसी भी वर्ग के आदमी में हो सकती हैं। पर ये है कि बांग्लादेशी तो खतरा करेगा ही क्योंकि वो विदेश है, वो इलीगल इमिग्रेंट है। पर एक जो लोकल जो स्थायी आदमी है, यहीं का रहने वाला है, वो बाशिंदे क्या ख वो भी अपराधोन्मुख होते हैं और जघन्य अपराध करते हैं। तो इसमें तो देखिए वेरिफ़िकेशन अगर आपने नहीं किया, तो एक सामान्य खतरा जो आप किसी को भी रखेंगे, उससे हो सकता है वो बांग्लादेशी के रखने से भी होगा। जी, तो और आखिर में मैं आपकी किताब के बारे में बात करना चाहूँगी, अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोइर ऑफ अ टॉप कॉप। तो ये किताब किन बिंदुओं पर आपकी ज़िंदगी के, करियर के प्रकाश डालती है? और आपका चाहे आसाम में समय बीता हो या आप डीजी जी, बीएसएफ के तौर पर रहे हों या जब आप देखिए अब डीजी
पंजाब तो डीजीपी थे जब विषय आप बड़ा आसाम और उत्तर प्रदेश के? जी, ये तो उत्तर एकदम प्रदेश नया और विषय है और इस विषय पे तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, पर चूँकि आपने इसको बांग्लादेश से जोड़ दिया है, तो मैं संक्षेप में 2 मिनट में कह दूँगा। देखिए, मेरे जी, जीवन में मतलब मैंने ये देखा कि पिछले करीब क्या कहिए 60 के दशक से लेके अब तक भारतीय इतिहास में या इंडियन हिस्ट्री के जो बड़े कुछ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई, उसका मैं साक्षी रहा हूँ। जैसे 84 में जो दंगे हुए उसका मैं साक्षी रहा हूँ, नक्सल मूवमेंट जो हुआ उसका मैं साक्षी रहा हूँ, इमरजेंसी का मैं साक्षी रहा हूँ। साक्षी ही नहीं रहा हूँ बल्कि उसमें मेरा कहीं न कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट भी था, एज़ ए पुलिस ऑफिसर। 84 के दंगों में मैंने सिखों को कैसे सुरक्षा प्रदान की, जबकि सिख अन्य जगहों पे मारे जा रहे थे। नक्सल मूवमेंट को मैंने गहराई में अध्ययन किया, फिर कैसे सरकार ने मुझे नक्सल संबंधी कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया है कि प्लानिंग कमीशन ने मुझको अपने एक पैनल में रखा कि आप इस समस्या को स्टडी करिए और इसमें सुझाव दीजिए। इसी तरह अयोध्या का मामला रहा अ, उसमें भी रहा। तो ये सब मतलब अ, भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्ने ऐसे रहे जिसका न केवल मैं साक्षी रहा बल्कि जिसमें मेरी भागीदारी भी रही। इन सब का मैंने सारांश उस पुस्तक में लिख दिया है क्योंकि ये सब मेरे अनुभव पे आधारित है। जो कुछ मैंने लिखा है, जो मैंने स्वयं देखा, जो खुद अनुभव किया और एक पुलिस अफ़सर की हैसियत से उन समस्याओं से निपटने में मेरा क्या योगदान रहा या कहाँ मैं मेरा मेरा फेल्योर रहा, वो सारी बातें मैंने उसमें लिख दिया है। तो मैं समझता हूँ कि वो ये आने वाले जो पुलिस की पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक लेसन है और जनसाधारण के लिए एक उनको कम से कम एक एक फर्स्ट हैंड अकाउंट मिलेगा कि एक पुलिस अफ़सर का जीवन कितना संघर्षमय होता है और कितनी कठिन परिस्थितियों में वो काम करता है और वो उस काम करते हुए कितने बार उसको माला पहनाई जाती है और कितने बार उसे दंडित होना पड़ता है। ये सारी बातें मैंने उसमें लिख दी हैं। जी। जी, एक अलग कार्यक्रम में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो किताब आपकी है अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स उसमें किस तरह एज़ अ पुलिसमैन अनईज़ी इक्वेशंस विद पॉलिटिशियंस की बात है, चाहे नागालैंड कॉम्बैटिंग इंसर्जेंसी है, सिक्योरिंग द स्टेट्स आसाम एंड यूपी की बात है, फिर उसमें डिफेंडिंग द बॉर्डर्स पंजाब एंड जेएंडके की बात है, हुँ, ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन की बात है, नक्सल चैलेंज पर जिस तरह आपने कहा, फिर पुलिस रिफॉर्म, फिर एंटी करप्शन एफर्ट्स और आंध्र प्रदेश और हरियाणा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत है और फिर जी। आपने उसमें मंत्र और मिस्टिसिज्म की भी बात की है। तो इन जी, तमाम जी। पहलुओं पर हम विस्तार से अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और आपसे डिटेल में बातचीत होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए और उसके हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या खतरे हैं, उस पर हमें बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।